अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह खान और मुबशर ज़ैदी साहब अर्ली ईद ब्रेक पर हैं आज। आज कॉलर्स डे है और हमारे नंबर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, लेकिन मैं एक बार दोहरा भी देता हूँ 02132330923 और 23 की जगह 28 और 30 को भी डायल कर सकते हैं। और इसके साथ अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं, रहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी मैं दो तीन जल्दी बातें करूँगा। एक तो ये अभी 28 मई को यौम तकदीर मना था, मेरे ख्याल में इसको कौमी दिन के हिसाब से मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कौमी दिन मनाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे अजीज इस वक्त सर थोड़ा सा ऊंचा बोल देंगे, इनकी रहील साहब की थोड़ी सी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आपकी स्टैटिक भी बहुत आ रही है, लेकिन बोले। मैं ये कह रहा था कि 28 मई को इनको कौमी दिन के हिसाब से यौम तकदीर मनाना चाहिए जी। ये पाकिस्तान के लिए काफी फख्र की बात है कि हम एक ऐसी ताकत बन गए थे। और मेरे अजीज उस जमाने में एक अच्छी पोस्ट पे थे, तो उनको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने चागी में जो एटमी धमाका हुआ तो पत्थर दिए थे, तो पत्थर अब तक उन्होंने मुझे दिया, तो वो पत्थर अब तक मेरी ड्राइंग रूम में है। अच्छा खुशी होती है जब भी मैं उसको देखता हूँ। आता है बच के नहीं, रेडियो एक्टिव तो नहीं है आपका पत्थर यार? जी? मैंने कहा रेडियो एक्टिव तो नहीं है आपका पत्थर? थोड़ा नहीं, वो क्लियर था, डॉक्टर कदीर खान ने अच्छा चले क्लियर करके दिया था वो पत्थर उनको एज सुवेनियर के तौर पे ना। तो वो 98 से है, तो मेरे पास 98 से ही है वो। माशाल्लाह यार, बड़ा अच्छा सुवेनियर मिला आपको जी। अरे दूसरी बात मैं करूंगा कि जी ये जो अभी अपना इमरान खान साहब उम्रे पे गए हुए हैं, तो इनको कुछ सहाफियों को साथ लेके गए हैं, जिसमें साबिर शाकिर और हामिद मीर साहब हैं। तो वो उनको मैं देख के हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है कि जी हमारे टैक्स के पैसों पे वो लोग गए हुए हैं और वहाँ पे वो इहराम में बैठ के खाने काबा में सेल्फियां बना के फेसबुक पे डाल रहे हैं। तो मेरा उनके भाई आप चले हमारे टैक्स के पैसों से फ्री फंड में उम्रा करने चले गए, तो वहाँ तो आप करें, इबादत करें, ना कि सेल्फियां बना के फेसबुक पे इहराम की हालत में डालें। तो देख के मुझे बड़ा अजीब लगा। और दूसरा एक मकाफात अमल होता है, जब मियाँ साहब उम्रे पे जाते थे तो लोग उनके मस्जिद नबी खाने काबा में ना आवाजें करते थे कि चोर डाकू करके। तो इमरान खान को भी किसी ने ज़कात चोर बोला है, खाने काबा में बोला है, तो ये मकाफात अमल है। जब इंसान आसमान की तरफ करके थूकता है ना, थूक अपने मुंह पे आता है। आपका एक 29 मई का प्रोग्राम मैंने देखा था, काजी फाइल था, उसमें आप लोगों ने माशाल्लाह पूरी सही तरह रोशनी डाल दी कि जी ये जो रेफरेंस गया ये किस वजह से गया है, आवाम को पता चल गया है कि ये सारा कुछ क्या है। और मुझे 2007 की एक्शन रिप्ले लग रहा है, क्योंकि जो अपने अच्छा रहील साहब, रहील भाई मैं आपको एक सेकंड के लिए यहाँ पे रोकूंगा, एक सेकंड के लिए आपको यहाँ पे रोकूंगा। ये जो मेरे हाथ में यहाँ पर है, अगर आपको नजर आ रही है, आपको नजर नहीं आ सकता, पढ़ के बता देता हूँ। ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन आई है, कल ही आई है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की में जो रेफरेंस दायर की गई है कुछ इज़्ज़त-माब जजेस के खिलाफ, उस पर कोई तज्जिया करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये रेफरेंस दर्ज हुई है, हम ये कह सकते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने इस पर दस्तखत की है, और इतनी ही हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक, तो इससे पहले कि आप हमें फंसा दें, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पर और मज़ीद बात ना ही करें तो बेहतर रहेगा जी। मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। हेलो जनाब हेलो जी सर। जनाब वसूल साहब, जनाब लवली खोड़ो। अशरफ साहब के साथ वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? लाइनों में गड़बड़ आज क्यों है यार? लाइनों में पानी आया हुआ है या कुछ? हेलो जी अशरफ साहब। जनाब वसूल साहब, जनाब खोड़ो साहब जी। अल्लाह आपको और आपकी टीम को हिफ्ज़ो मान रखे। आमीन आमीन। मुझे अर्ज ये करनी है कि कल कुछ इदारे की या परसों कि कुछ सजाएं दी गई हैं, और जिस चक्कर में दी गई हैं वो इक्वल करने के लिए फाइल लिखा था। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं ये शोर इतना है कि मुझे आवाज़ इनकी जो है ना, हाँ, ये लाइनों में गड़बड़ है क्या है? मेरा ख्याल है पिछली लाइन मुझे बोला जा रहा है कि टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है जी। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और उम्मीद है कि ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक। सॉरी, थोड़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हो रही थी, तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो 28 वाली लाइन है वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, और आप लेकिन 23 और 30 पर डायल कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम अगले कॉल लें, एक थोड़ी सी वजाहत करनी होगी मुझे कि ये जो कल जो खबर आई थी कोर्ट मार्शल्स की, जिसमें 2 सज़ाए मौत और एक लेफ्टिनेंट जनरल को 14 साल और एक ब्रिगेडियर और एक सिविलियन अमले को उम्र कैद की जी। तो अब इस पर क्योंकि फांसी की सजा अब इस पर क्योंकि काफ़ी डिबेट हो रही है मुख्तलिफ टॉक शोज़ पर, तो एक टॉक शो में या कुछ टॉक शोज़ में ये भी बात हुई है कि शायद इनको अपील का हक नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये अपील कर सकते हैं। उसका क्या मैकेनिज्म है वो कोई और ही समझा सकता है, लेकिन पॉइंट इज के राइट ऑफ अपील इज स्टिल देयर। अच्छा, अब हमारे अगले कॉलर हैं वकार अहमद साहब पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम खोड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो जी मैं अपनी दिल से आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहता हूँ, और आपका प्रोग्राम वाकई हटके थैंक यू जी, और डिफरेंट प्रोग्राम जो कि शायद मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत कर रहा होता है, और जो कि हमारे शायद बाकी चैनल्स उसको शायद उस तरीके से फॉलो नहीं करते। थैंक यू। अच्छा सर, मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर किसी हद तक हमारी जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही हैं एक आम आदमी के लिहाज से, कि जो सर महंगाई है, जो इस वक्त चीज़ें डिवैल्यू हो रही हैं, और हम जिस चीज़ के अंदर फंसते जा रहे हैं, हमारी आवाम ख़ास तौर पे, जो कि स्पेशली वो लोग जो लोअर वेजेस वाले हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बारे में अगर आप कभी कोई एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करें तो वन विल फाइंड आउट के एक्चुअल ग्रास रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स इस वक्त आवाम फेस कर रही है। ठीक है। सेकेंडली सर जी, हेलो, लाइन कट गई। अच्छा, नहीं, लाइन कट गई है अगेन, मेरे ख्याल कोई इशू हो रहा है। अच्छा, अब जहाँ तक कभी जो वकार साहब बात कर रहे थे ना, अच्छा, माना कि यार मतलब बहुत मुश्किल हालात हैं और आपने मुश्किल हालात इनहेरिट किए हैं, ये हम मानते हैं। माना कि टैक्सेशन बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, बिजली, पेट्रोल वगैरह वगैरह, ये भी हम मानते हैं। एक बड़ी अजीब व गरीब चीज़ हुई है वसत, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक जानिब आप बात करते हैं ऑस्टेरिटी की और एक जानिब आप बात करते हैं कि टैक्स देनी चाहिए, बिल्कुल नो आर्ग्यूमेंट है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक चीज़ अप्रूव की है कि एक 25 बिलियन रुपए का मार्केट सपोर्ट फंड अप्रूव होगा। ये है स्टॉक मार्केट के लिए। अच्छा, अप्रूव करने से पहले ये खबरें भी दे दी कि जी अप्रूव होने वाला है। उससे क्या होता है कि आपकी बाजार चढ़ती है, और जिन बड़े ब्रोकर्स ने माल ख़रीदा होता है उनको बेचने का मौका मिलता है, और उनको ये भी पता है कि जी अगर स्टॉक मार्केट ज़्यादा गिरेगी तो हुकूमत उसमें इंटरवीन करेगी। यार, रुपये में तो आपने इंटरवीन नहीं करना, बाकी चीज़ों में आपने इंटरवीन नहीं करना, स्टॉक मार्केट में आपने इंटरवीन करना है। क्यों? किस लिए? मतलब ये आई एम सॉरी, मुझे आई मीन अगर कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट मुझे ये समझा सकता है, मुझे तसल्ली दे सकता है कि ये वाकई मुल्क के फायदे में है। स्टॉक एक्सचेंज कितनी जॉब क्रिएट करती है? कितनी ब्रोकर्स की जॉब्स क्रिएट करती है? वो तो है ही, वही है, वो तो वही है। हाँ। तो पॉइंट है कि क्या इस ही मार्केट को ही प्रोटेक्शन देनी है हमने, जब हर जगह से आपने प्रोटेक्शन विथड्रॉ करती है? किसके कहने पे यार? और ये कहाँ होता है कि आप पहले से प्री अनाउंस कर रहे हैं ताकि जिन बड़े ब्रोकर्स ने माल पकड़ा हुआ है वो अपना माल बाकियों को पहना दें, और फिर बाजार नीचे गिरे, फिर जब दोबारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग आए, उनको तो पता होगा ना कब आनी है, फिर बाजार दोबारा चढ़े, वो दोबारा नोट बनाए। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। चलो, किसी की तो कमाई हो रही है इसमें। मैं जल रहा हूँ क्योंकि मेरे पैसे नहीं है ना स्टॉक मार्केट में, इसलिए मैं जल रहा हूँ, और क्या। मोहम्मद हसनैन साहब है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं एक मालियाती इदारे में काम करता हूँ, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मैं गुज़श्ता 28 साल से एक अजाब में मुब्तला हूँ जी, वो ये है कि हर साल ईद उल फित्र के मौके पर नए नोट स्टेट बैंक करता है बैंकों में जी। अब वो आखिरी पूरा 15 दिन और 20 दिन में कोई काम नहीं होता, हर आदमी सर फाड़ रहा होता है नए नोटों के लिए। हम लोग नजरें चुरा के गुजर रहे होते हैं,
मुझे ये बताएं, ये गरीब मेरे किसी और इस्लामी मुल्क में इस्लामी त्यौहार के ऊपर कभी हमने सऊदिया में या उसने यूएई में या और तुर्की में हमने सुना है कि कभी नए नोट दिए गए हों? या आप पड़ोस में देख लें, दिवाली दशहरे के ऊपर कभी नए नोट दिए गए? और कितनी कॉस्ट आती है? आप एक तरफ ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ कितनी कॉस्ट आती है नए नोट छापने के ऊपर। इसका कागज इंपोर्ट होता है, इसकी इंक इंपोर्ट होती है, इसके अंदर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगाने के ऊपर इतना पैसा लगता है। तो क्या हम इतने यार्ड फॉर्म हैं कि हम नए नोट उड़ा दें जाके सिर्फ? खुदा के लिए मेरी जो अहले हल्लुआक़ हैं उन तक मेरी ये बात पहुंचाएं। एक तरफ तो मुल्क का ये आलम है कि जॉन एलिया साहब ने कैसे कहा था कि अब वो बेचारगी का आलम है, हर किसी को सलाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब ये है कि हम ईदों के ऊपर नए नोट उड़ा के जाके बच्चों में तो क्यों कर दें सर? हम मैं इस मामले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आपने जाहिर एक आपके ख्याल में ये मसला है। देखें, स्टेट बैंक प्रिंटिंग प्रेस जो है पाकिस्तान का, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, वो उसका काम है स्टेट बैंक के हुक्म पे नोट छापना, ठीक है? वो हमेशा छापता है, छापता रहेगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि खुसूसी तौर पे ईद के मौके पे कोई इजाफी नोट छप जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रूटीन में सारा साल इसी तरह छपते हैं, इतनी ही मिकदार में। फ़र्क सिर्फ ये है कि स्टेट बैंक ये त्योहारों के मौके पे आम आदमी की फैसिलिटेशन के लिए, चूँकि हमारे यहाँ एक रिवाज चला आ रहा है कि बच्चों को ईदी दी जाती है, नया नोट हर किसी का तसव्वुर में है, तो वो उस रिवाज के हिसाब से बैंकों को खुसूसी तौर पर नए नोट फराहम किए जाते हैं पुराने नोटों की जगह, और वो पुराने नोटों की जगह। ऐसा नहीं कि कोई इजाफी तौर पे उन्हें दिए जाते हैं। मैं काफी कंफ्यूज रहा हूं, जिंदगी है। अब आम तौर पे जो है नॉर्मल दिनों में मिकदार कम होती है नए नोटों की, ईद का चूंकि मौका होता है तो वो ज्यादा मिकदार में रिप्लेस कर देते हैं। तो ये इस तरह है, ऐसा नहीं है कि खुसूसी तौर पे ईद की खुशी में जहाँ 100 नोट छापने तो 1000 छाप लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको आप फजूल खर्ची और उसके ज़ुमरे में ना रहें। स्टेट बैंक जो है हमारी एक जो तहजीबी अक़दार है उसके हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, सही है। चलिए, अच्छा हुआ मेरे लिए भी चीज़ क्लियर हो गई। मीर चाकर कराची से जी, मीर चाकर साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सुनाए सर, मुझे आपको पसंद आएगा जी। इंतजार कर रहे हैं। 1948 को कायदे आज़म का ज़ियारत में होना, डेविड का बलूचिस्तान में एक जनरल को कलात पर हमला करवाना, खान कलात की गिरफ्तारी, प्रिंस हेलो जी सुन रहे हैं सर। प्रिंस करीम आगा की बगावत, कुरान का वास्ता, फिर गिरफ्तार करना, अयूबी दौर का शुरू होना, नवाब नौरोज खान की बगावत, कुरान का वास्ता, गिरफ्तारी, बेटा भतीजा भांजा को फांसी पर चढ़ाना, नवाब नौरोज खान को 30 साल में उम्र कैद, जेल में वफात पाना, फिर भुट्टो का दौर शुरू होना, बलोचों से माफी मांगना, टिक्का खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना, बलोचिस्तान में फौज कशी शुरू करना, पहरे मेंगल की हुकूमत को चलता करना, मजीद बलोच की नाराजगी और खुदकशी पर मजबूर करना, असद बलोच की गुमशुदगी। ये मीर चाकर साहब, ये सब हमें ज़बानी याद है। आप बताएं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं सर स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। नहीं, स्टोरी ये सबको पता है, ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अचानक नमूदार होना, चर्च, अफीम, गांजा का। मीर चाकर साहब आप बताएं, आप एंड में कहना कि इस स्टोरी से कंक्लूजन क्या निकालना चाह रहे हैं? इस स्टोरी सबको पता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमें न वजीर आजम का ओहदा दिया जाता है, न चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा दिया जाता है, न हमें चीफ आर्मी स्टाफ का ओहदा दिया जाता है। जफरुल्लाह जमाली कौन थे? जफरुल्लाह जमाली कौन थे? जफरुल्लाह जमाली को कैसे लगाया गया सर, ये आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है, तो बाकियों को कैसे लगाया गया सर? थैंक यू सो मच यार। मसला एक तो ये पहले दावा कि जी बलोचों को ये, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कैसे नहीं, वो कहते बाकियों को कैसे लगाया? मतलब गोल पोस्ट कंधे पे रहती है। कौन है? सॉरी तुम्हारा बता। अब्दुल कादिर साहब है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? खैरियत सर? गुजर रही है सर, आप सुनाए। हाँ, बस ये आजकल के मैं माशी हालात पे बात करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये सर क्या बनेगा, जो हालात चल रहे हैं, बहुत महंगाई हो गई है, तो ये तो समझ ही नहीं आ रही कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। कादिर साहब, सस्ताई कब थी?
हेलो जी वसंत साहब कुछ पूछते हैं मैं कह रहा हूँ सस्ताई कब थी इस मुल्क में जो आप कह रहे हैं महंगाई हो गई है? सर आप 2 साल पीछे चले जाएं, आप ये देखें जब ये गवर्नमेंट आई है उस वक्त 67 रुपीज लीटर पेट्रोल था। आज जो है 108 रुपए और आज अभी 4 रुपए और बढ़ा दिए। लेकिन नवाज शरीफ के 2014 में तो 115 भी गया है पेट्रोल। सर ये गवर्नमेंट जब छोड़ के गए हैं 67 रुपए लीटर पेट्रोल था। नहीं लेकिन एक साल के अंदर, लेकिन जब वो आए हैं तो 115 पे भी गया था, ये भी तो आप कहें। ठीक है, डॉलर देखें सर वो 122 रुपए पे छोड़ के गए हैं 150। अच्छा सर देखिए, जहाँ तक डॉलर की बात है यार, ये बार बार ये बात होती है। बॉस आपको कोई आइडिया है कि कितने पैसे आपने अपने रिजर्व्स में से फेंके हैं सिर्फ डॉलर रेट को संभालने के लिए? हाँ। कोई आइडिया है आपको? ये जो डिजास्टर है, यानी आई एम सॉरी दिस वाज अ डिजास्टर। आप इस तरह आर्टिफिशियली जो पैसे आपके पास हैं ही नहीं वो आप फेंक रहे हैं सिर्फ ताकि साइकोलॉजिकली डॉलर एक रेट पर रहे, क्योंकि हमने डॉलर एक्सचेंज रेट को एक सियासी इशू बनाया गया, हालांकि ये एक इकोनॉमिक मॉनिटरी इशू है। तो हम ये जो अजीब और गरीब स्टैंडर्ड्स देख रहे होते हैं ना कि सर डॉलर यहाँ था इसका मतलब है कि तरक्की कर रही थी, नहीं ऐसा नहीं होता यार। एनीवे अब मतलब 1000 दफ़ा हमने इकोनॉमिस्ट को भी यहाँ पे शो पे बुलाया है जिन्होंने यही बात की है। आप वही शो देख लें तो समझ आ जाएगी शायद। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। हबीब निज़ामानी साहब हैं मातली बदीन से। जी हबीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो जरा खोर साहब और वसंत हम आपका अक्सर सुनते रहते हैं। जी ठीक जी जी जी। हेलो जी जी जी। तो मेरी गुजारिश ये है कि सिंध के जो हम सिंध में रह रहे हैं, इंटीरियर सिंध में इतनी गुर्बत, इतना जुल्म, आज भी जमीनों पे पुलिस के थ्रू कब्जा, उन लोगों को बड़े बड़े ऑफिसर लगाना और जो जिला करप्ट जालिम सियासतदानों के हवाले करना। तो ये जो सिंध की आवाम, हम लोग गरीब, वो कहाँ जाए? उनके लिए क्या रास्ता है? जब वफाक में सब पे एहतसाब हो रहा है तो यहाँ जैसे मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, नजर ढीशक जैसे करप्ट ऑफिसर, जालिम पुलिस है, और वो बड़े ऑफिसरों के लिए जमीनों पे कब्जा करते हैं। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और आज भी वो डीएसपी लगे हैं टोटली। जी ठीक है। कहने की जी हेलो जाएगी, सब लोग मायूस हैं, या तो सिंध सब लोग छोड़ के चले जाएं इन लोगों के हवाले करके। ठीक। आप लोगों में अवेयरनेस है सर, हमें रास्ता बताएं। काश आपको रास्ता बता सकते, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब है नहीं। सिर्फ और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सिर्फ कोई बदीन की कहानी नहीं है, ये हर जगह की कहानी है। कहीं आपको अच्छे अफसरान भी मिलेंगे लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता और फिर उनको रखा ही इन। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान या मुझे नहीं मालूम, हिंदुस्तान में भी शायद ऐसा होता होगा। ये खबर आप अक्सर अखबारात में सुनते होंगे कि इस बार फला ज़िले में अच्छी शोहरत के अफसरान को लगाया जा रहा है। जिन अफसरान की शोहरत बुरी है वो महकमे में हैं क्यों? ये भी एक सवाल तो बनता है ना। तो इसका मतलब है कि दो कैटेगरीज हैं कि ये अच्छी शोहरत के अफसरान हैं, ये बुरी शोहरत के। अच्छा, आपको कौन से चाहिए? आपको कौन से चाहिए? यहाँ वैरायटी मौजूद है, वाहिद मुल्क है, वैरायटी मौजूद है। इनफैक्ट बाय वन गेट वन फ्री। बुरी शोहरत वाले भी अपनी जॉब पे कायम है। हाँ, कि देखिए आपके महकमे में 2 तो अच्छे हैं ना, तो आप मुझे 5 बुरे भी लगाने होंगे ना सर। एक बैलेंस देशों की भी बात होती है ना यार भाई। कामरान अली साहब है नवाबशाह से। कामरान अली साहब सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से 2 कतार पेश करना चाहूंगा। जी क्या हो गया क्रिकेट टीम को इतने समय में पता है यार? एक श्रीलंका की क्रिकेट टीम में था माहनामा तक, हमारी टीम में एक हफ्त रोजा भी नहीं प्यारे। वाह। तुम्हें तो फिक्र खाए जा रही है हफ्त रोजे की, यहाँ तो टीम में एक रोजनामा भी नहीं प्यारे। वाह। और एक और भी शेर सुनाना चाहूंगा कि कहा क्रिकेटर से कि लग जाए अगर चौका तो आपको आउट हो जाने की आदत है। वो बोला मैं क्रिकेटर भी हूँ और मर्द मुसलमान भी, मुसलमान मर्द को बस 4 ही रन की इजाजत है। वाह।
एक देना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से खान साहब को कि कप्तान की जो तनख्वाह है वो कोच की तनख्वाह उससे ज्यादा होती है, तो खान साहब कप्तानी छोड़कर कोचिंग कर लें। ठीक, चले ये भी है। अच्छा, आज नजम सेठी की एक ट्वीट आई थी, हाँ। और उसने एक मतलब ये चीज़ तो चल रही है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर, लेकिन है मतलब बड़ी मज़ेदार, खासतौर पर क्योंकि अभी ब्रेक से पहले एक भाई डॉलर रेट पे भी बात कर रहे थे ना, तो कहते नजम सेठी ने मसनूई तौर पर टीम मजबूत रखी हुई थी, हम इसे ओपन मार्केट में इसकी असल मुकाम पर ला रहे हैं। हाँ, फ्लोट कर दिया। अच्छा, लेकिन आज जो फ्री मार्केट डिसाइड कर दिया सर। आज जो लोग शौक में है ना, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के इब्तदाई मैच, खुदा के लिए ये ना कहो कि 92 के वर्ल्ड कप पे भी ऐसे हुआ था, यही कहने वाले हो ना यार। तो देखो, ये मैं ये नहीं कह रहा कि 92 के वर्ल्ड कप में ये हुआ था, लेकिन वो जो इंग्लैंड के खिलाफ 74 रन से आउट हुए थे एडलेड में 92 में, उससे तो ज्यादा रन है यार, 105 बनाए हैं कम से कम। इसका पाक पॉजिटिव, इसका पाक पॉजिटिव। अच्छा, और अभी कई मैच हैं। बिल्कुल, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो जब अगर 92 में इस स्कोर पे आप वर्ल्ड कप घर ला सकते हैं, तो 105 पे तो और ज्यादा चांसेस है ना। नहीं, तो मैं इसमें हम तो ओलंपिक गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं। मुझे कोई दुख नहीं है। अच्छी बात है, आगे आगे देखना, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। समद खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम समद साहब। सर, ये पिछले दोनों एक रिपोर्ट थी कि डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में गवर्नमेंट का ये प्लान है कि कुछ मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स को डाउन साइज किया जाए और बाजों को मर्ज किया जाए आपस में। अच्छा, तो सर मेरी ये कुछ तजवीज़ है। बाज़ हमारे मुल्क में महकमे ऐसे हैं, फर्ज कर जैसे पॉपुलेशन सेंसस है, ये 10 साल में एक ही मरतबा काम कराते हैं और फिर फरार बैठे रहते हैं। इसी तरह अगर आप इलेक्शन कमीशन को देखिए तो 5 साल में एक बार इलेक्शन कराते हैं और फिर उसके बाद इतना फाल नहीं रहता। तो जिसका अगर आप इस तरह देखें, नादरा है या पासपोर्ट का महकमा, ये सारे अगर आप देखें तो इन सब का काम आदाद शुमार है, डाटा बेस जमा करना है, आबादी को गिनना है। तो अगर क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अगर इस सिस्टम में आप अगर थोड़ी रिसर्च करें कि इसको गैर फाल महकमों को मर्ज करके उनको ज्यादा फाल बनाए, उनको डाउन साइज किया जाए, ताकि ये बजाय 10 साल और 5 साल के बाद काम करने के ये राउंड द क्लॉक ये एक्टिव रहें और इसमें जो फालतू जो डेड वेट है उसको गिरा के इनको बिल्कुल रोजमर्रा की बुनियाद पर इनको फाल किया जाए। क्योंकि अगर 5 साल में और 10 साल में आप एक बार कराते रहे और मुफ्त की तनख्वाहें रहते हैं तो मेरे ख्याल खजाने पे बोझ है। नहीं, मैं ख्याल समझ साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और जाहिर है कि इस पर रिसर्च भी करनी चाहिए जैसे आपने ये कहा। मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब की रोहित लाल कमेटी पर भी के बारे में भी कुछ ऐसी सोच है, वो उस पर तो हो जाएगा, वो तो मर्ज हो जाएगा। ऐसा ही है। लेकिन ये जो इन्होंने तीनों मिसालें दी है ना, ये मेरा नहीं ख्याल के मर्ज हो, ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन जो है आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये जनरल इलेक्शन ही कराता है। नहीं, बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, वोटर्स लिस्ट होती हैं, वो ये सारा चलता रहता है 5 साल तक ये काम। जहाँ तक नादरा और पासपोर्ट का मसला है तो ये तो 24 घंटे का काम। नहीं, इन्होंने वो नहीं कहा था कि इनको हटाएं। नहीं, यानी कहा मर्ज कर दें, मर्ज नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने गलत समझा। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, वो तो कांस्टेंट है। नादरा का जो है वो तो 24 घंटे का काम है, वो तो पूरी एक मिनिस्ट्री के बराबर का काम है ना, तो उसे किस मिनिस्ट्री में करके। अच्छा, एक वक्फा ले लेते हैं मुझसे, तो उस पर एक दो और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। पिछले सेगमेंट में समद खान थे कराची से, उन्होंने कहा था कि खराजात कम करने के लिए जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनको मर्ज की जो है वो किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने जो मिसालें दी वो इलेक्शन कमीशन की, पॉपुलेशन के महकमे की और नादरा की दी। तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन का तो काम 5 साल तक मैंने बता दिया उसका। जहाँ तक पॉपुलेशन का ताल्लुक़ है तो इसका अमला कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, मुस्तकिल अमला। जब मरदमशुमारी होती है तो उस वक्त लाखों की तादाद में टीचर्स या बाकी जो लोग हैं उनको हायर किया जाता है, फ़ौज को मोबिलाइज किया जाता है। तो वो एक वक्ती एक्सरसाइज होती है 3 से 4 महीने की। ये कोई मुस्तकिल ऐसा नहीं है कि 4 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो ये मिसालें जो हैं और भी हैं जिनको मर्ज किया जा सकता है मिनिस्ट्रीज को, लेकिन ये मिसालें इन प्रिंसिपल बात इनकी दुरुस्त है। अच्छा, इसमें मैं एक बात का इजाफा करना चाहूँगा कि नादरा आप देखें इंतहाई एफिशिएंट महकमा है, माने या ना माने।
तमाम अदाद-ओ-शुमार एंड यू नो आपकी जो डिटेल्स हैं उनके पास होती हैं। एक चीज़ जो नाकाबिल समझ है कि सक्सेशन का जो मसला होता है कोर्ट में, जो वो कोर्ट में जाने की आपको क्यों ज़रूरत होती है? इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि इस तरह के कोई कानून फॉरवर्ड भी किया गया था, मैंने पढ़ा था किसी कमेटी में गया या अल्लाह जानता है उसका क्या बना, कि ये चीज़ें भी नादरा के थ्रू कि आप किसके बेटे या बेटी हैं, कि आप किसके बेटे या बेटी हैं। अच्छा, इसमें मैं ये भी क्लियरली बता दूं, मैं थोड़े से पर्सनल स्टेक्स भी हैं क्योंकि मेरा भी ये प्रोसेस चल रहा है और अब कोर्ट की हॉलीडेज आ गई हैं, तो बिला वजह 2 महीने वो चीज़ फंस गई है। पहले ही कोर्ट्स में हम हमेशा कह रहे होते हैं हज़ारों इसको ज़्यादा एफिशिएंट और स्ट्रीमलाइन कर दो, क्या मसला है यार, लोगों को तकलीफ दे रहे हो। एनीवे, शाहद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप तीनों की खिदमत में सलाम। जी फरमाइए। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, थोड़ी सी स्टैटिक है। आज मेरी अपील है, देखिए हर दफा तो हम लोग बोलते ही रहते हैं ना। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि आप माशाल्लाह तीनों यहाँ पाकिस्तान में उम्रे की सादत हासिल नहीं हुई, तो ये मुझे लगता है लाइकिंग और डिसलाइकिंग आप चल पड़ी है पाकिस्तान में सहाफियों के मुतालिक भी, कि कौन मेरा पसंदीदा है, मैं किसको अपील क्या है सरकार आपकी? अपील क्या है? अपील ये है मेरी कि चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि खुदारा अब आप एक्शन ले, एक सो मोटो ले कि पेट्रोल, मोबाइल, बिजली के बिल, इसके ऊपर आप खुदारा बैठे देख लें उससे पहले कि लोग दस से गिरफ्तार हो जाए। जी जी, अल्लाह और रसूल के वास्ते। पिछले चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने बहुत सारे सो मोटो लिए थे और अगर वो कारगर होते तो आज आपको शाहद साहब दोबारा सो मोटो की अपील ना करनी पड़ती। तो चीज़ों को अपनी रफ्तार से लेकिन तेज़ रफ्तार से चलाइए और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलना चाहिए। और मेरा ख्याल है मौजूदा चीफ जस्टिस ही करने की कोशिश कर रहे हैं मॉडल के कोर्ट्स बना के, ई कोर्ट्स और थ्रू ई कोर्ट्स, जो कि बहुत बड़ी बात है, रेवोल्यूशनरी स्टेप है। तो हो सकता है चीज़ें पूरी तो नहीं, थोड़ी बहुत हो सकता है। सब लोग अपना काम ही सही तरह कर ले यार, ये हमारे लिए बहुत है, किसी सो मोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ माजरत है, और कॉलोनी ले सकते, वक्त ख़त्म हो गया है आज। हैव अ गुड वीकेंड, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।